नमस्कार। इस वक्त राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, बहुत से लोग उसे सियासी घमासान कह रहे हैं, कुछ लोग उसे सियासी जंग कह रहे हैं। हुआ ये है कि कुर्सी की जो छीना झपटी हो रही है उसकी शुरुआत सचिन पायलट ने की, लिहाजा इस वक्त पूरी की पूरी राजस्थान सरकार ऑटो पायलट पर है। अपने आप ही सरकार चल रही है, नौकरशाहों के ज़िम्मे पर चल रही है, चाहे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, दूसरे नेता हों, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे सचिन पायलट एंड कंपनी हों, चाहे और दूसरी पार्टियां हों। सबका ध्यान इसमें है कि कुर्सी कैसे छीनी जाए या कुर्सी कैसे बचाई जाए। अब इसे सियासी घमासान कहें, सियासी जंग कहें, हम तो कहेंगे ये सियासी सर्कस है। मतलब इतने मुश्किल वक्त में भी अगर नेताओं की प्राथमिकता ये है, अगर इस पूरे के पूरे अटेम्प्ट के पीछे, कोशिश के पीछे कि एक चुनी हुई सरकार गिरा दी जाए, तो इससे निकृष्ट तुच्छ बात क्या हो सकती है कि ऐसे हालात में जब हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, जब कोरोना के जो केसेस हैं 11 लाख पार कर चुके हैं, अभी सीमाओं पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनसे जो हमारे रिश्ते हैं सब जानते हैं, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों की सेहत बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में इनकी प्राथमिकता ये है कि सरकार गिराई जाए, सरकार बचाई जाए, तोड़ फोड़ की जाए, 30-35 करोड़ रुपए ऑफर किए जाए। इसे हम बहुत ही तुच्छ, बहुत ही नीच, बहुत ही गिरी हुई राजनीति मानते हैं और इसे कोई सियासी घमासान या सियासी जंग नहीं, ये सर्कस चल रही है। इस सर्कस में आज अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सचिन पायलट को लेकर काफ़ी तीखे बोल बोले हैं। उन्होंने कहा है कि पायलट ने बहुत गंदा खेल खेला, हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, और ये भी कहा उन्होंने कि हम जानते थे कि वो निकम्मे हैं, नाकारा थे। ठीक है, वो निकम्मे थे, नाकारा थे। ये अपने ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नाकारा थे। लेकिन मैं बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनने आया हूँ, मुख्यमंत्री बन कर आया हूँ। अब ये किस तरह की मतलब उपमा है या क्या है ये? मैं बैंगन बेचने में क्या बुराई है बोला? हाँ, कोई अगर ईमानदारी से बैंगन बेचता हो या टिंडे बेचता हो, उसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं आप? मैं बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मुख्यमंत्री बनकर आया हूँ। हमारी निगाहों में बैंगन बेचने वाला और मुख्यमंत्री एक समान है, क्योंकि बैंगन बेचने वाले का वोट लेकर ही आप मुख्यमंत्री बने हैं। बहरहाल फिर गहलोत ने आगे पूछा कि ये जो महंगे महंगे वकील हुए इनके पैसे कहाँ से आएंगे, और ये पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहते थे पायलट, बड़े बड़े कॉरपोरेट उनकी फंडिंग कर रहे हैं और हमने उनकी साजिश फेल कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि जो एक विधायक है गिरिराज मलिंगा, उसने भी आरोप लगा दिया कि 30-35 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। उधर एक बड़ा ट्विस्ट है कहानी में कि पहली दफ़े हमारे देश की आज़ादी के इतिहास में हुआ है कि केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगा है, उसको वॉइस जो टेस्ट का सैंपल लेने के लिए बुलाया गया। नाम है मंत्री का गजेंद्र सिंह शेखावत। एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनको कहा कि मुझे आप अपने आवाज़ का सैंपल हमें दें, उन्होंने मना कर दिया। एक कानूनी एजेंसी को केंद्रीय मंत्री ने मना कर दिया। अब सवाल ये उठा कि मना किस लिए किया? उन्होंने कहा कि मुझे इस पूरी ऑडियो टेप की प्रामाणिकता पर, ऑथेंटिसिटी पर शक है। अगर शक है और आवाज़ आपकी नहीं है तो फिर सैंपल देने में क्या बुराई है? शक भी है लेकिन आवाज़ आपकी नहीं है तो सैंपल देने में क्या बुराई है? बहरहाल इस वक्त जिस स्तर की राजनीति चल रही है उसे ये सवाल उठने लाजमी है कि अब सचिन पायलट के सामने क्या रास्ते हैं, क्या विकल्प है? क्या वो वापस कांग्रेस में आने की कोशिश करेंगे? नहीं। एक दफ़े जब वो कचहरी चले गए, कोर्ट चले गए, कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने के बाद कांग्रेस का कहना था कि उन्होंने अब आखिरी सीमा, आखिरी सरहद भी पार कर ली है। तो अशोक गहलोत को जैसे हरी झंडी मिल गई, उन्होंने मोर्चा खोल दिया ताकि अगर अब वो कुछ भी बोले सचिन पायलट, उनके आने का रास्ता बिल्कुल ही बंद हो जाए, क्योंकि अशोक गहलोत का बेटा भी इंतज़ार कर रहा है। तो उन्होंने ये सारा सब कुछ बोल दिया। ठीक है, कि मतलब निकम्मे थे, नाकारा थे, ये था, वो था, एक्सेट्रा। तो सचिन पायलट के सामने कांग्रेस के दरवाजे हमारे हिसाब से तो पूरी तरह बंद हैं। अगर वापस जाते हैं कांग्रेस पे तो वो थूक कर चाटने वाली बात होगी। दूसरा ये है अपनी को रीजनल पार्टी बनाए, लेकिन रीजनल पार्टी सिर्फ अपने गुज्जर वोट पर बेस पर कैसे बनाएंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुश्किल से 4% है उनके जो गुज्जर वोट हैं। अफसोस की बात है कि आजकल हमें इस ज़ुबान में बात करनी पड़ती है, गुज्जर वोट और ब्राह्मण वोट और
अहीर वोट और भारतीय वोट की बात करना भूल गए हम सब। तीसरा ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह वो भी राज्य की राजनीति में बीजेपी के अंदर ही अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। वैसे अगर हम इतिहास देखें तो जो लोग भी कांग्रेस छोड़कर गए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों तक, अपने अपने राज्यों तक सीमित रह गए हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो वाईएसआर हों, उनके बेटे जगनमोहन रेड्डी वाईएसआर के बेटे, चाहे शरद पवार हों, वो भी महाराष्ट्र तक ही महदूद हैं, उससे बाहर नहीं निकले हैं। और भी बहुत से लोग हैं। देखते हैं सचिन पायलट जो कि एक जवान नेता हैं, अधीर हो गए, उनका भविष्य उन्हें किस रास्ते पर ले जाता है। बहरहाल ये सर्कस बंद होनी चाहिए ताकि सरकार उन मुद्दों पर ध्यान दे, राजस्थान की भी और केंद्र की भी, क्योंकि पीछे बीजेपी का हाथ है ऐसा आरोप सब लगा रहे हैं। तो केंद्र की सरकार भी अपनी प्रायोरिटी ये ना रखे कि सरकारें गिना रही हैं, चुनी हुई सरकारें वो भी, जनता की किसी को फिक्र नहीं है जिसके वोट पर सरकार बनी है। तो ये सर्कस बंद हो, नौटंकी बंद हो और सरकार सुचारू रूप से चलना शुरू करे। हमारे एक पुरानी कहावत है कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कोई नहीं सुनता। माने नक्कार खाना जहाँ बड़े बड़े वाद्य यंत्र बज रहे हों, मतलब बड़े बड़े क्या बोलते हैं उनको, जो शहनाइयाँ होती हैं या रणसिंगे होते हैं या जंग के बिगुल होते हैं, जब वो बज रहे हों, नगाड़े भी बज रहे हों, वहाँ पर एक छोटी सी तूती की आवाज़ कोई नहीं सुनता, चाहे वो जितनी भी मानीखेज क्यों ना हो। ऐसी एक आवाज़ उठी है एंटोनियो गुटेरेस, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, संयुक्त राष्ट्र के जो सेक्रेटरी जनरल हैं। उन्होंने बहुत काम की बातें, बहुत सियानी बातें उठाई हैं, बहुत सरोकार की बातें उठाई हैं, जो थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊंगा। आप खुद ही समझ लीजिए कि उनका दर्द कितना है और वो हमारे लिए कितनी मानीखेज़ हैं बातें, कितने मायने रखती हैं। लेकिन तूती की आवाज़ है, नक्कार खाने में डूब रही है, सुनी भी नहीं जाएगी। इनका कहना है कि जो कोरोना की महामारी है एक एक्सरे की तरह है। इसने हमारी पूरी जो व्यवस्था है दुनिया की, जो उसका जो कंकाल है, उसका जो पूरा स्केलेटन है, उसमें जो जितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं, कि चाहे हेयरलाइन फ्रैक्चर हो, बड़ा फ्रैक्चर हो, उसको जाहिर कर दिया है। दुनिया की पूरी व्यवस्था जो है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोरोना ने एक एक्सरे की तरह काम किया है और उसके अंदर जहाँ जहाँ क्रैक्स हैं हड्डियों में, उनको जाहिर कर दिया है। अब वो क्रैक्स कौन से हैं? उनका ये कहना है कि दुनिया इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंची है जहाँ वो टूटने की कगार पर है। टूट सकती हैं सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ छिन्न भिन्न तार तार हो सकता है। क्यों? क्योंकि गैर बराबरी बहुत है दुनिया में, बहुत ज़्यादा गैर बराबरी है। एक ज़रूरत है एक नए सामाजिक हिफाजती ढांचे की, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो। ये बात हम भी शुरू से कहते आ रहे हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो, मतलब कम से कम एक बुनियादी सेहत का ढांचा तो लोगों को मुहैया हो और एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हो कि जहाँ जहाँ मतलब लोगों के पास काम नहीं है वहाँ सरकारें उन्हें हर महीने पैसा जमा कराएं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जिक्र, उसकी मांग यहाँ पर भी उठती आई है, चाहे वो राहुल गांधी की न्याय योजना हो या सरकार का दावा हो कि वो भी ऐसा कर रही है। बहरहाल ये जो महामारी है ये हमारी गलतियों को, हमारे झूठों को एकदम जाहिर कर रही है, हर जगह पर जाहिर कर रही है। एक बहुत बड़ा झूठ कि जो फ्री मार्केट्स होती हैं, खुली अर्थव्यवस्था होती है, वो सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा पाएगी। बहुत बड़ा झूठ है ये। हम भी अपने परिवेश में जानते हैं कि प्राइवेट अस्पताल कितने महंगे हैं, कितने काम आ रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। तो ये महामारी उसने ये जाहिर कर दिया है इस झूठ को कि जो मुक्त बाज़ार होते हैं, फ्री मार्केट्स होती हैं, वो सबके लिए बुनियादी जो सेहत की सुविधाएं हैं वो करवा पाएगी, मुहैया करवा पाएगी। एक कल्पना, फिक्शन ये भी है कि जो लोग स्वयं सेवा करते हैं या जो वॉलंटरी वर्क करते हैं उसको काम नहीं माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं होती, उसके लिए भुगतान नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। द डिल्यूजन, एक गलत फहमी, भ्रम कि हम, ये भी टूट चुका है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ नस्लवाद नहीं है। नस्लवाद है और बिल्कुल है। और एक मिथ, एक ऐसी मतलब झूठ है, वो भी मतलब मिथ होती है ना, जैसे कि जैसे हम हिस्ट्री को, इतिहास को माइथोलॉजी से कंफ्यूज कर देते हैं।
कैलेंडर पे जब भगवानों की फ़ोटो छपती है हम उसको इतिहास मान लेते हैं, इतिहास के साथ सबूत भी होते हैं। बहरहाल ये मिथ ये भी टूट गई है कि हम एक ही किश्ती के सवार हैं, हम एक किश्ती के सवार नहीं हैं। आधी आधी दुनिया के पास जितनी दौलत है उतनी ही दौलत 26 लोगों के पास है, तो हम एक ही किश्ती में सवार कैसे हुए? किश्तियाँ अलग अलग हैं, एक हैव नॉट्स की है जिनके पास नहीं है, या बहुत कम है, या गुजारे लायक है, या ठीक है, और एक 26 लोग ऐसे हैं जिनके पास आधी दौलत है दुनिया की। ठीक है, आगे वो ये भी कहते हैं कि इस पेंडेमिक ने, इस महामारी ने सबके चेहरों से नकाब भी उतार दिया है, सरकारों के चेहरे से, व्यापारियों के चेहरे से, और जो इंडिविजुअल्स हैं, आम आदमियों के चेहरे से भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने होर्डिंग जमाखोरी शुरू कर दी, सरकारों ने भी पैसे की शुरू कर दी जमाखोरी। अच्छा, टेस्टिंग के लिए जो किट्स होती है उनकी भी जमाखोरी, मेडिकल और दूसरी सप्लाईज होती है उनकी भी जमाखोरी शुरू हो गई। तो उसने भी मतलब एक नकाब उतार दिया शराफत का इन सब चेहरों से। अब बस आखिर में उन्होंने यही कहा है कि लेट्स फेस द फैक्ट्स, द ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज़ नॉट डिलीवरिंग ऑन क्रिटिकल ग्लोबल पब्लिक गुड्स। हमें हकीकत मंजूर कर लेनी चाहिए कि जो पूरी दुनिया की व्यवस्था है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, वो बिल्कुल भी काम नहीं आ रही है इस वक्त। चाहे वो जनता की भलाई के जो काम होते हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो पर्यावरण को लेकर, आबो हवा को लेकर कदम उठाने हो, चाहे वो विकास के रास्ते चलना हो जो लगातार चलता रहे, और चाहे वो शांति हो। इसलिए ज़रूरत है कि एक नया मॉडल तलाश किया जाए ग्लोबल गवर्नेंस का, सरकार चलाने का, पूरी दुनिया में नया मॉडल तलाश किया जाए जो सबको साथ लेकर चले, इंक्लूसिव हो, और जिसमें सबकी भागीदारी भी बराबर की हो। अब उनका तो कहना है कि हम एक नए आंदोलन की शुरुआत देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ साबित होती है या इसको गंभीरता से लिया जाता है। इस वक्त खबर ये भी आ रही है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी और प्रधान सेवक वो नींव रखेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक 40 किलो की एक चांदी की ईंट रखी जाएगी। उसके बाद तमाम लोग जिन्होंने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया था सन 86 में, जब मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे राजीव गांधी ने अपने सलाहकारों के कहने पर, उसके बाद से ये एक ऐसा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई है मुद्दा राम मंदिर का, जिसे बार बार भारतीय जनता पार्टी ने भुनाया। एल के अडवाणी ने सन 90 में एक रथ यात्रा शुरू की थी, टोयोटा एयर कंडीशन रथ यात्रा, जो जहाँ जहाँ भारत में गई, सोमनाथ से लेकर जा रही थी आगे, और भी बिहार में इसे रोक दिया था लालू यादव ने। तो ये जहाँ जहाँ पर भी होकर गई, अपने पीछे फ़िरका परस्ती का काला जहरीला धुआं छोड़ती गई, जिसने हमारे समाज का मुंह काला कर दिया। उसी परंपरा को आगे निभाते हुए आज हम मज़हब के नाम पर बटे हुए हैं। बहरहाल दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि 11 लाख से ज़्यादा तादाद होगी कोरोना मरीज़ों की, 11,18,043, एक्टिव केसेज है 3,90,459, क्योर्ड, डिस्चार्ज्ड, माइग्रेटेड वो हैं 7,87,000, और जो मौत हुई हैं वो हैं 27,497। ये आज सुबह 8 बजे तक की फिगर्स हैं। शरद पवार का कहना है राम मंदिर के संबंध में कि राम मंदिर से कोरोना नहीं रुकेगा। मतलब बेसिकली यही कि प्राथमिकताएँ कहाँ हैं सरकारों की। बहरहाल हमेशा की तरह, रोज़ की तरह, विनोद शो का समापन एक गज़ल से। ये गज़ल है शारिब मोरानवी की। तो अर्ज़ किया है, जुल्म करते हुए वो शख्स लरज़ता ही नहीं, जुल्म करते हुए वो शख्स लरज़ता ही नहीं, जैसे कहार के मानी वो समझता ही नहीं। कहार माने जो कहर करता हो, कहर ढाता हो। जुल्म करते हुए वो शख्स लरज़ता ही नहीं, जैसे कहार के मानी वो समझता ही नहीं। जितना भी बांट सको बांट दो इस दौलत को, जितना भी बांट सको बांट दो इस दौलत को। इल्म एक ऐसा ख़जाना है जो घटता ही नहीं। हिंदू मिलता है मुसलमान भी ईसाई भी, हिंदू मिलता है मुसलमान भी ईसाई भी, लेकिन इस दौर में इंसान तो मिलता ही नहीं। लेकिन इस दौर में इंसान तो मिलता ही नहीं। मेरा बच्चा भी अलग फ़िक्र का मालिक निकला, मेरा बच्चा भी अलग फ़िक्र का मालिक निकला, जो कभी नक्श कदम देख के चलता ही नहीं, जो कभी नक्श कदम देख के चलता ही नहीं। इस कदर सर्द मिजाजी है मुसल्लत हम पर। मुसल्लत का मतलब है हावी, जो कोई चीज़ हावी हो जाए। सर्द मिजाजी मतलब ठंडापन, मतलब हमारा खून ठंडे हो चुके, मिजाज में गर्म जोशी नहीं रही।
इस कदर सर्द मिजाजी है मुसल्लत हम पर, कोई भी बात हो अब खून उबलता ही नहीं। कोई भी बात हो अब खून उबलता ही नहीं। किस तरह उतरेगा आंगन में कमर खुशियों का, कमर माने चांद। किस तरह उतरेगा आंगन में चांद खुशियों का, गम का सूरज कभी दीवार से ढलता ही नहीं। और आखिर में देखिए क्या कहते हैं, मिट नहीं सकता कभी दामने तारीख से दाग। इतिहास का जो दामन है उस पर जो दाग लगे हुए हैं वो कभी मिटाए नहीं जा सकते। वो चाहे जिस भी तरह के दाग हो, फ़िरका परस्ती के दाग हों, हमलावरी के दाग हों, तशद्दुद के, जुल्म के दाग हों, कुचलने के दाग हों, मिट नहीं सकता कभी दामने तारीख से दाग। खून मज़लूम कभी रायगा होता ही नहीं, कभी भी ज़ाया नहीं जाता। खून मज़लूम, मज़लूम जो कमज़ोर है उसका खून कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, ज़ाया नहीं जाता, रायगा नहीं जाता। मिट नहीं सकता कभी दामने तारीख से दाग। खून मज़लूम कभी रायगा होता ही नहीं। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।